बच्चों, तो कैसे हो? पढ़ाई करते रहो। तो देखो 25 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे, उसके बाद में 26वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जो नए आए हैं ना वो भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने नहीं किया, ठीक है? और बाकी जिन्होंने कर लिया है उनको थैंक यू। तो देखो 26वां क्वेश्चन, संवेग का ऐसा ही मात्रक है ना? संवेग, देखो संवेग क्या होता है? P बराबर mv होता है ना, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इनको रटने के बजाय ये जो सूत्र है ना वो आपके काम भी आएंगे, और इसी से इनके यूनिट्स निकलते हैं, ठीक है? जैसे mv द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो देखो ये रहा, ये तो cm है, तो ये मीटर, kg मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया इसका ऐसा ही मात्रक। इस प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेवलेंथ। जो वेव होती है ना, तरंगे होती है ना, उनकी लेंथ एक तरह से वेवलेंथ, जिसको लैम्बडा बोलते हैं। तो उसका ऐसा ही मात्रक क्या है? नाम से पता चल रहा है वेवलेंथ, यानी कि वेव की लेंथ। लेंथ किस में मापी जाती है? लंबाई, मीटर में। तो इसका मात्रक भी क्या हुआ? मीटर, ठीक है ना? नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो आपको पता होना चाहिए, जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, इसका सूत्र क्या होता है? जी बराबर कैपिटल जी, जो कि गुरुत्वीय नियतांक है ना, gm अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे ये r क्या है? ये पृथ्वी की त्रिज्या है, और ये m ये पृथ्वी का द्रव्यमान, तो r स्क्वायर है ये, ठीक है? तो gm अपॉन r स्क्वायर। तो इसके लिए कह रहा है कि 1% यदि घटा दी जाए त्रिज्या, यानी कि r को घटा दी जाए, है ना, r को घटा दें तो g पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर ध्यान दो, यहाँ पे m त्रिज्या घटाई जा रही है ना, द्रव्यमान वो का वही है, सिर्फ त्रिज्या घटा रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि त्रिज्या उसको काट के हटा दिया गया, नहीं, सिर्फ घटा दिया गया। तो वजन जो है, द्रव्यमान उसका जो है पृथ्वी का, वो वही है, कोई परिवर्तन नहीं। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? केवल त्रिज्या में। तो देखो ध्यान से, यहाँ परिवर्तन हुआ, वो भी क्या हुआ? घटा है, यहाँ पे घटा दिया गया। यहाँ जब ये नीचे है तो यहाँ कोई कम हो गया, तो क्या होगा? जी का मान बढ़ जाएगा। सीधा सीधा संबंध दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों में क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो सिंपल 1% घटा दिया गया, m पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इनमें से सभी अदिश राशियां हैं, इनमें एक सदिश है, पहचानो कौन सी है? चाल, ये तो अदिश है। ऊर्जा, ये भी अदिश है। बल, आप जानते हो बल क्या होती है? सदिश राशि होती है। इसकी कोई न कोई दिशा, अर्थात दिशा का जरूरी है इसमें होना, इसलिए बल सदिश राशि है। तापमान भी अदिश है, ठीक है? नेक्स्ट, तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट देखो, पत्थर को ठोकर मारने पर पैर पर चोट लगने का कारण क्या कारण है? पत्थर को ठोकर मारते हैं, मान लो ठोकर मार दे तो चोट लग जाती है ना? अगर कोई हार्ड बॉल है उसको भी अगर ठोकर मारते हैं तो चोट लगती है। तो ऐसे ही पत्थर को ठोकर मारने पर पैर पर चोट क्यों लगी? जड़त्व नहीं, प्रतिक्रिया, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। जिस बल से आपने पत्थर को चोट मारी है, पत्थर भी आपको रिवर्स अर्थात प्रतिक्रिया करता है, आपको चोट पहुंचाता है, ठीक है ना? ये जैसे कोई हल्की बॉल है, उसको चोट मारते हो तो उसका द्रव्यमान कम है ना, उसमें जड़त्व कम है, तो वो आगे बढ़ जाएगी, इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि आपका द्रव्यमान ज्यादा है। लेकिन पत्थर भारी है, उसके आपने ठोकर मारी है तो पैर को चोट लगेगी, ठीक है ना? क्रिया प्रतिक्रिया की नियम की वजह से ये होगा। नेक्स्ट देखो, रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर होती है? किस सिद्धांत पर रॉकेट गति करता है? द्रव्यमान संरक्षण, या आवेश संरक्षण, या ऊर्जा संरक्षण? ये होता है संवेग संरक्षण, है ना? द्रव्यमान इंटू वेग। तो रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट के अंदर, इसके अंदर जो पहले जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान इंटू वेग, इसका क्या है? बाद में यहाँ जो पीछे गैसें जलकर ये फ्यूल जो जलता हुआ बाहर निकल जाता है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, इसका द्रव्यमान कम लेकिन वेग ज्यादा होता जाता है, ठीक है ना? तो संवेग संरक्षण, यानी कि P बराबर mv, द्रव्यमान इंटू वेग, ये टोटल जो पहले का और बाद का क्या होता है? बराबर होता है। तो इस सिद्धांत पर काम करता रहता है। क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे P जैसे मान लो समान है, तो द्रव्यमान अगर कम हो जाएगा, रॉकेट हल्का हो जाएगा, यानी कि गैस है, इसमें जो फ्यूल है वो चलता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा,
तो द्रव्यमान कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेग बढ़ता रहेगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या है, संवेग है, इसलिए ये वेग बढ़ता रहता है। जैसे ही फ्यूल जलकर बाहर निकल करता है, रॉकेट हल्का होता रहता है और आगे तेज वेग से आगे चलता रहता है। तो ये संवेग संरक्षण याद रखना। नेक्स्ट देखो, प्लास्टिक पाइप से पानी निकलते समय पाइप पीछे की तरफ क्या करता है, भागता है। इसकी व्याख्या होती है, आपने देखा होगा जो छोटा पाइप होता है ना घरों में सप्लाई के लिए पानी, मान लो इधर उधर आप पेड़ों में ऐसे देते हो, तो मोटर चल रही है और पाइप है, अगर उस पाइप को नीचे छोड़ दे तो उसमें प्रेशर से जब चलता है तो वो थोड़ा घूमता है, पीछे की तरफ भागता है। क्यों, पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो प्रतिक्रिया नियम से, यानी कि तृतीय नियम से, न्यूटन की गति के तृतीय नियम से उसको पीछे की तरफ धकेलता है। ठीक है, पाइप से पानी आगे और पीछे की तरफ बल लगता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया, इसलिए पीछे की तरफ भागता है। क्यों, क्योंकि तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु का वेग घटकर आधा हो जाने पर, वेग की बात हो रही है, वेग यदि घटकर आधा हो जाए तो इनमें से क्या आधा हो जाएगा, क्या बल आधा हो जाएगा या संवेग आधा हो जाएगा या दोनों। तो देखो, वेग का बल से तो कोई संबंध नहीं है, F बराबर होता है ma, तो यहाँ पे बल का वेग से संबंध यहाँ नहीं है सीधा। तो देखो संवेग P बराबर mv, यहाँ देखो सीधा संबंध है, वेग को आधा कर दिया तो संवेग क्या हो जाएगा, आधा। ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि सीधा संबंध है, इन दोनों में सीधा संबंध है, तो इसको आधा कर दिया तो संवेग आधा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखो, स्थिर कार को स्टार्ट करने पर इसे गति प्रदान करता है। कौन गति प्रदान करता है, कार स्थिर है, अभी आगे बढ़ती है तो कौन बढ़ाता है, क्या घर्षण बल बढ़ाता है, नहीं, घर्षण बल तो उल्टा रोकता है। हवा का दबाव, नहीं, मान लो कार हल्की है, बहुत ही ज्यादा हवाएं चल रही है, उसकी बात अलग है कि उसको थोड़ा धकेल दे, बाकी हवाओं का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कौन आगे बढ़ा देता है उसको, इंजन, ठीक है ना, इंजन बल लगाता है, बाह्य बल लगाता है, तब वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखो, मेज पर रखी किताब को नीचे गिरने से रोकता है। मेज के ऊपर किताब रखी है तो उसको नीचे गिरने से कौन रोक रहा है, ये क्वेश्चन है ये। तो मान लो यहाँ बुक रखी है, अभी ये नीचे नहीं गिर रही है, तो क्या कारण है, एक तो देखो मेज से ये बुक मेज से टच है, सरफेस से टच है, तो इसमें एक तो घर्षण बल लगता है, ठीक है, और एक अभिलंब बल लगता है, इसलिए इन दो बलों की वजह से ये इस पे टिकी हुई है, तो इसका आंसर है सी। दोनों बल इसमें रोल निभा रहे हैं कि ये नहीं गिर रही है। नेक्स्ट देखो, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या मिलता है हमें, क्या परिभाषा मिलती है या उसकी प्रकृति पता चलता है, नहीं, उसका मापने का सूत्र अर्थात परिमाण पता चलता है, बल का परिमाण या बल का सूत्र, अर्थात क्या निकल कर आता है द्वितीय नियम से, F बराबर ma, ये जो सूत्र है ना, ये द्वितीय नियम से निकल कर आता है, इसलिए क्या, मापने का सूत्र, बल को मापने का सूत्र यानी कि F बराबर ma, इसलिए इसका आंसर है A। नेक्स्ट देखो, प्रक्षेपित किए गए भाले पर लगा पृथ्वी का गुरुत्व बल बदलता है। प्रक्षेपित किए गए भाले पर, आपको पता है ना भाला कैसे फेंका जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, वो यहां से भाला फेंका गया तो वो भाला ऐसे जाके गिरता है, ठीक है ना, इस प्रक्षेपित पथ पे चलता है, वो वक्र पथ पे चलता है भाला, है ना, चाहे आप उसको कैसे भी फेंक लो वो ऐसे जाके गिरेगा, तो इस पथ से जाता है वो। तो ये कह रहा है कि गुरुत्व बल बदलता है पृथ्वी का, भाले पर लगा पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है वो क्या बदल देता है, कहने का मतलब। तो एक तो देखो ये ध्यान रखो कि ये जो भाला फेंका गया है ना, वो ऐसे जाता है, परवलयाकार गति करता है, कहने का मतलब, इसको प्रक्षेपित यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इसको। दूसरी बात ये कि ये 45 डिग्री के कोण से फेंका जाता है, 45 डिग्री के कोण से फेंकोगे ना, ऐसे तो कैसे फेंक लो, लेकिन अगर 45 डिग्री के कोण से अगर फेंकोगे, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकोगे ना, तो फिर ये ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, क्योंकि ये इसकी जो रेंज है ना तब ज्यादा प्राप्त होगी। अगर ज्यादा और 45 से ऊपर ज्यादा कोण से फेंक दोगे तो ऊपर तो ज्यादा चला जाएगा लेकिन जल्दी गिर जाएगा, इसलिए ज्यादा दूर फेंकना हो तो न तो कोण 45 से कम होना चाहिए और न ज्यादा होना चाहिए, तब ये मैक्सिमम परास अर्थात दूर जाके गिरता है। तो ये ऐसे कह रहा है कि अगर भाले को ऐसे फेंका गया तो क्या बदला, गुरुत्व बल ने क्या बदल दिया इसका,
क्या भाले का द्रव्यमान बदल दिया? नहीं, द्रव्यमान जो भाले का जो है वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्या भाले की दिशा बदल देगा? हाँ, दिशा बदल देगा। कैसे? भाला ऐसे फेंका तो गुरुत्व बल के कारण वो फिर ऐसे हो जाएगा, दिशा बदल देता है। तो इसका जवाब है बी। नेक्स्ट देखो, बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है? बंदूक से गोली दागी गई, मतलब उसमें संरक्षित क्या रहता है? क्या बल या संवेग या ऊर्जा या कुछ नहीं? संवेग संरक्षित रहता है। बंदूक और बंदूक से गोली निकलने के बाद, ये मान लो गोली निकल रही है, तो इसका पहले का संवेग और दागने के बाद का संवेग, कुल संवेग क्या रहता है? बराबर। ठीक है ना? द्रव्यमान इंटू वेग द्रव्यमान इंटू वेग, अर्थात संवेग संरक्षित रहता है। तो इसका जवाब है बी। नेक्स्ट देखो, पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं, इसकी व्याख्या किससे होती है? न्यूटन के प्रथम नियम से या द्वितीय नियम से या तृतीय से? ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन ये है। तो पेड़ की शाखाओं को जैसे ही हिलाते हैं पके हुए फल नीचे गिर जाते हैं। देखो कैसे हुआ, ऐसे फल लगा हुआ है, शाखा को हिलाया तो शाखा हिल गई, अर्थात शाखा दूर चली गई, लेकिन फल वहीं रहना चाहता है, स्थिर है, स्थिर रहना चाहता है। इसलिए कौन सा? प्रथम नियम, जिसको कहते हैं जड़त्व का नियम भी है ना, या गैलीलियो का नियम भी। तो इसमें प्रथम नियम लगेगा, इसके कारण फल गिर जाते हैं। नेक्स्ट देखो, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है यहाँ पे स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पे, या घोड़ा गाड़ी खींचने में, या फिर टक्कर में, या सभी घटनाओं में। तो यहाँ इसका जवाब है टक्कर में। कोई भी पिंडों में टक्कर हो रही है ना, तो वहां पे संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। नेक्स्ट देखो, टेबल पर रखी किताब को पूर्व दिशा की ओर धकेला जाता है ना? तो किताब से टेबल पर लगा घर्षण बल किस साइड में होगा? मैंने बताया था, टेबल को धक्का दो या खींचो। जैसे ही आप टेबल या कोई भी चीज को खींचने की कोशिश करोगे, जैसे कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को आप खींचने की कोशिश करते हो, तो खींचने से रोकने के लिए एक बल लगता है, बताया था मैंने। तो जैसे इस दिशा में खींचोगे तो उसकी विपरीत दिशा में क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा। ठीक है? तो घर्षण बल हमेशा जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसकी विपरीत दिशा में लगता है। जैसे इस बॉक्स की बात करें, अगर इसको धकेला जाता है तो घर्षण बल लगेगा इधर, अगर इसको खींचा जाता है पकड़ के तो घर्षण बल लगेगा इधर। तो यहीं पे वही बात देखो ध्यान से, किताब को पूर्व दिशा में, मान लो ये किताब है, इसको पूर्व दिशा में, पूर्व पश्चिम इधर और उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व दिशा में इसको धकेला जाता है, तो बल किधर लगेगा? पश्चिम दिशा में। बताया था जस्ट विपरीत, तो पश्चिम दिशा की ओर। ये आंसर इसका डी है। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगाता है ना? स्वतंत्र रूप से पत्थर गिर रहा है, वह 10 न्यूटन का बल लगाता है पृथ्वी पर। तो पत्थर के टुकड़े की मात्रा अर्थात उसका द्रव्यमान क्या होगा करीब? देखो सूत्र क्या है, F बराबर ma होता है। जहां बल की बात आ रही है और फिर द्रव्यमान की बात आ रही है, तो ये संबंध है F बराबर ma, है ना? तो क्या पूछ रहा है ये? m, द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m बराबर F अपॉन a। तो ये पूछ रहा है कि m कितना होगा, और स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, और गिरती वस्तुओं के लिए मैंने बताया था त्वरण क्या होता है? g, गिरती त्वरण होता है, तो m बराबर F अपॉन g। तो देखो ध्यान से, बल कितना? 10 न्यूटन, तो F बराबर 10 रख दो, और g का मान लगभग 10 या 9.8, लेकिन कैलकुलेशन में लगभग 10 मानते हैं इसको, है ना? तो 10/10 बराबर 1, तो 1 kg हो गया, और m द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? kg। तो इसमें आंसर क्या है? A, 1 kg। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार, है ना? W बराबर mg, W बराबर mg। तो कितने न्यूटन के बराबर है 1 किलोग्राम भार? अर्थात यहाँ पे m बराबर क्या रखे हैं? 1 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे जो इसका द्रव्यमान है वो 1 kg ले लो, तो यहाँ पे तो 1 kg, m की जगह 1, और g का मान आप जानते हो कितना होता है? 9.8 या 10, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो भार है 9.8, ठीक है ना, न्यूटन हो गया। तो आंसर में अगर 9.8 है तो ठीक है, और यदि 10 है तो फिर 10, ठीक है ना? तो क्योंकि ये मान याद रखना, या तो 9.8
या फिर 10, इन दोनों में से जैसे भी जो भी सिचुएशन होती है ना उस हिसाब से निकाल लेना। तो यहाँ पे जैसे 9.8 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे 9.8 मान रखेंगे और 1 किलोग्राम द्रव्यमान रख ही दिया। तो भार क्या आ गया, न्यूटन में होता है भार भी, ठीक है ना। इसका मात्रक भी क्या होता है, भार का न्यूटन होता है। तो ये इतना न्यूटन। नेक्स्ट, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था में, यानी कि विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है, कोई भी पिंड अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है, किस गुण के कारण? मैंने कहा था कोई वस्तु स्थिर है यानी कि विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है। कौन सा गुण है वो है जड़त्व। अर्थात मैंने बताया था जड़त्व वर्सेज आलस, यानी कि जड़त्व के कारण ऐसा होता है कि वो अपनी विराम अवस्था में ही बने रहना चाहता है। तो यहाँ पे उसको जड़त्व कहते हैं, ऐसे गुण को, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के घर्षण बल का मान अधिकतम होता है? जैसे मैंने बताया था घर्षण, एक होता है स्थैतिक घर्षण, एक होता है सर्पी घर्षण, एक होता है लोटनी घर्षण। ये क्या चीज होती है बताया था, कोई बॉक्स है या कोई भी चीज है या कोई टेबल है या बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर इधर खींचा जाए अर्थात बल लगाया जाए इस पे, ठीक है ना, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, इधर खींचा जा रहा है, तो इधर खींचेंगे ना, तो खींचेंगे तो विपरीत दिशा में क्या लगता है, फ्रैक्शन लगता है, घर्षण लगता है, घर्षण बल लगता है। तो ये घर्षण बल जैसे ही इसको खींचने लगेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, यानी कि इसका मान ज्यादा रहता है। जैसे ही इसको खींचते हैं और खिसकने लग जाता है ना, तब घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस घर्षण बल को कहते हैं सर्पी, क्योंकि ये सरकने लग गया तो सर्पी बल कहलाता है, ठीक है ना, सर्पी घर्षण कहलाता है। जब ये सरक नहीं रहा था, खिसक नहीं रहा था, तब भी इस पे घर्षण लग रहा था। जब तक ये खिसका नहीं तब तक जो घर्षण बल लग रहा था वो था स्थैतिक, और वो ज्यादा होता है। तो स्थैतिक का मान ज्यादा, ये ज्यादा होता है, और इससे कम कौन सा होता है, सर्पी, और फिर इससे भी कम कौन सा होता है, लोटनी। ये लोटनी कौन सा होता है, ये लोटनी होता है जब कोई चीज लुढ़क रही हो, जैसे ये पेन है, ये लुढ़क रहा है, ठीक है ना, लौटते हुए चल रहा है, लुढ़कता हुए चल रहा है। जो बेलनाकार चीजें होती है ना, वो लुढ़कते हुए चल रही है ना, तो लोटनी में और भी घर्षण बल कम होता है। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है अधिकतम किसमें होता है, स्थैतिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लोहे से बना गोला, यानी कि लोहे की गेंद है, लोहे का कोई गोला है, यदि पारे से भरे बर्तन में, पारा मतलब मरकरी, Hg हाइड्रोजन, ठीक है ना, पारे से भरे बर्तन के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको पारे से भरे बर्तन में डाल रहे हैं। मान लो इसमें यहां तक पारा भरा हुआ है और लोहे की गेंद या लोहे के गोले को इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, क्या पारे में डूब जाएगा ये गोला, लोहे की जो गेंद है, क्या इस पारे में डूब जाएगी, या पारे की सतह पर तैरेगी, या थोड़ी डूबेगी, अंशतः डूबेगी करने वाला। तो क्या होगा, बताया था मैंने, पारे का घनत्व बहुत ज्यादा होता है लोहे के बनिस्पत, है ना। जैसे पानी से घनत्व ज्यादा होता है लोहे का, इसलिए लोहा उसमें डूब जाता है ना। और लोहे से ज्यादा घनत्व पारे का होता है, इसलिए लोहा उस पर तैरेगा। अर्थात लोहे की गेंद इसमें क्या होगी, इस पारे में तैरेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे, ये सब जानते होंगे, है ना। गति के 3 नियम है ना, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। किसने दिए थे, न्यूटन ने। वैसे जो प्रथम नियम है वो गैलीलियो ने दिया था, लेकिन गति के नियम यानी कि सभी नियमों की बात हो रही है, तो गति के नियम न्यूटन के नियम कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर है न्यूटन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जड़ता की मापक इकाई है, अर्थात कौन सी राशि है जो जड़ता को बताती है, या फिर जड़ता ज्यादा है या कम है उसका मापक है, कौन है, द्रव्यमान। बताया था द्रव्यमान पे डिपेंड करता है क्या, जड़ता, ये जो जड़त्व है ना वो द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, उसका आलस ज्यादा, कहने का, ठीक है ना। तो द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका मापक क्या है, द्रव्यमान। जिसका ज्यादा द्रव्यमान वो वस्तु उतना ही विराम में रहना चाहती है, उस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा उसको खिसकाने के लिए। नेक्स्ट, क्रिया और प्रतिक्रिया नियम में जो बल है ना, फोर्स, उसके लिए क्या ये सदैव समान वस्तु पर लगते हैं, नहीं। समान परिणाम वाले होते हैं क्या, हाँ। या फिर समान दिशा में होते हैं, नहीं। बताया था मैंने, क्रिया प्रतिक्रिया में क्या होता है, बल समान लगते हैं लेकिन अलग अलग, विपरीत दिशा में लगेंगे और वो भी अलग अलग वस्तुओं पे, ठीक है ना। जैसे आपने पत्थर को ठोकर मारी, तो पत्थर और आपका पैर
ठीक है ना। इन दोनों पे क्रिया प्रतिक्रिया होगी, आपने इस पे क्रिया की तो पत्थर क्या करेगा, प्रतिक्रिया। उतना ही बल पत्थर लगाएगा आपके पैर पे, इसलिए चोट लगती है। लेकिन बल क्या होंगे, परिमाण में समान, अर्थात उतना ही बल लगता है। ऐसे ही आप दीवार को चोट मारो, ठोकर मारो, तो दीवार भी आपको उसी बल से मारेगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया, इसमें समान परिणाम के बल लगते हैं, ठीक है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे 50 क्वेश्चन, है ना। तो 50 क्वेश्चन पूरे हुए। 25 क्वेश्चन पहले डाल दी थी, अभी 25 क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट फिर 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक आप चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना कर लेना, और अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।